अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स ने एनरोल्ड करवाया था, बट अनफॉर्चुनेटली अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेन प्रॉब्लम ये थी, उनका एक्सक्यूज ये था कि ये लोड शेडिंग का टाइम होता है रमज़ान में 11 बजे के टाइम, और बाकी मैं और अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से एक्सक्यूज कर लिया। तो खैर, अ, जिन्होंने अब तक क्लास में ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं, मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ टाइमली। रमज़ान का महीना है, रात 11 बजे क्लास रख रहा हूँ। मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि टाइमली क्लास और स्टार्ट करके टाइमली क्लास को वाइंड अप कर दिया जाए तो बेहतर है। एनीवेज, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन ले लें, क्योंकि देखिए बेटा, मेरा मानना यह है कि कोई भी स्टूडेंट हो, ये उसका बुनियादी हक होता है कि वो जिस टीचर से पढ़ने जा रहा है उस टीचर के बारे में बुनियादी बातें तो उसको मालूम होनी चाहिए। उसको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि जिस शख्स से मैं स्टडी करने वाला हूँ उस शख्स की अपनी ग्रिप क्या है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो मेरा नाम मोहम्मद फारूक आदम अंसारी है। मेरी क्वालिफिकेशन की बात अगर मैं करूँ तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मेरी सीएमए की है। सीएमए एक्चुअली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। अक्सर लोग इसे आईसीएमए कहते हैं, विच इज टेक्निकली रॉन्ग। आई इंस्टीट्यूट का होता है, इस इदारे का पूरा नाम है आईसीएमएपी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान। और रिसेंटली इन्होंने कुछ टाइम पहले इसको आईसीएमए आई कर दिया है, मतलब आईसीएमए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंटरनेशनल। अगर आप करंटली इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इंटरनेशनल नजर आएगा। खैर, मैंने चूंकि पाकिस्तान से किया और मैंने जब इनरोल्ड किया उस वक्त आईसीएमए था, दैट्स व्हाई मैं हमेशा इसको आईसीएमए के नाम से ही जानता हूँ और पुकारता हूँ। तो मैंने जनाब सीएमए किया हुआ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन होती है, आप लोगों को शायद मालूम हो इस बारे में। जैसे सीए होता है, जैसे एसीसीए होता है, उसी तरीके से सीएमए भी होता है। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो मैंने एमकॉम किया है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से, जबकि मैंने बीकॉम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो वैसे तो मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब मैं खुद मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था, बट खैर प्रोफेशनल टीचिंग की मैं बात करूं तो मैं 2006 से, जी हाँ, 2006 से आज तक मैं टीचिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। विच मीन्स 2006 से 2024 तक अगर आप हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 19 साल बनते हैं। तो 19 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का, जिसमें 2006 से 2018 तक स्पेशली अकाउंटिंग, स्टैट्स, बिजनेस, मैथ्स के जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैं पढ़ाता रहा हूँ। जबकि 2018 से आज तक मुझे एक इदारे के अंदर थ्योरी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने का मौका मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तकरीबन 6 सालों का मेरा तजर्बा जो है वो थ्योरी के सब्जेक्ट्स का भी है। ठीक है। ओके। सो अगर जॉब एक्सपीरियंस की बात करें, खैर उसकी वो रेलेवेंट तो नहीं है, बट वैसे ही बता देता हूँ कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया जुनैद जमशेद से। जुनैद जमशेद के बाद मैंने यूएनए गारमेंट्स में काम किया, जो कि जुनैद जमशेद की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी हुआ करती थी। उसके बाद गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स में तकरीबन 5 साल मैंने सर्विसेज दी। और 2018 से लेकर आज तक मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सीनियर ऑडिटर की हैसियत से मैंने ज्वाइन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं बीपीएस 17 ग्रेड के ऑफिसर की हैसियत से, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की हैसियत से अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। सो ये था मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं डेमो क्लास का आगाज करने लगा हूँ। आज की इस डेमो क्लास के अंदर मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था डेप्रिसिएशन का। हालांकि डेमो क्लास में एनरोल्ड कुछ स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट 2 के भी थे, बट चूंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बीकॉम पार्ट 1 का स्टूडेंट हो या पार्ट 2 का स्टूडेंट हो, दोनों ने इसकी बेसिक्स समझी हुई होती है। उसको अंदाजा होगा कि इस ऑनलाइन क्लास के अंदर वो टॉपिक जो ऑलरेडी आपने फिजिकल क्लास में कभी ना कभी पढ़ा है, आप ऑनलाइन क्लास में कितना उसका पॉइंट क्लियर कर पा रहे हैं और किस तरीके से टीचर आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है। इस डेमो क्लास का मेन पर्पस यही है कि एक स्टूडेंट ये जज कर पाए कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो आया उसके लिए सूटेबल है या नहीं, उसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है। तो जनाब, डेप्रिसिएशन की हम बात करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फरसूदगी होती है जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं। तो जो फिक्स एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि लैंड, सॉरी लैंड नहीं होता, लैंड होता तो फिक्स एसेट्स है, बट उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता।
बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है और मशीनरी है, एक्सेट्रा। इस तरह से और बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो फिक्स एसेट्स है, जब आप इसे परचेज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कयामत तक चलेंगे। अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी है फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए की, ठीक है। अगर आपने एक इक्विपमेंट परचेज किया है लेट सपोज 1 लाख रुपए का, अगर आपने एक मशीन भी खरीदी है मान लो 25 लाख रुपए की, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये चीजें आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी। हरगिज नहीं, बल्कि इनकी कोई ना कोई लाइफ होगी, कोई ना कोई इनका एक टाइम पीरियड होगा जिसके बाद डेफिनेटली ये डेप्रिशिएटेड हो जाएंगी, ये इनएफिशिएंट हो जाएंगी। तो जिस महीने में आपने बिल्डिंग खरीदी है 50 लाख रुपए की, क्या ये 50 रुपए का आप एक्सपेंस कंसीडर करेंगे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जाहिर है आपने बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, और बदले में आपने कैश पे किया। तो एक एसेट्स में इजाफा हुआ, दूसरे एसेट्स में कमी आई, तो लिहाजा ये 50 लाख रुपए का एक्सपेंस तो किसी सूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन मान लो कि अगर इसकी लाइफ है 50 ईयर्स, ठीक है जी, तो क्या 50 साल के बाद भी ये बिल्डिंग रहेगी? तो नहीं, 50 साल बाद इसको हम डेप्रिशिएटेड कंसीडर करेंगे और डेफिनेटली इसकी ओवरहॉलिंग होगी, इसकी मेंटेनेंस होगी। इसी तरह अगर इक्विपमेंट की बात करें, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का जो आपने इक्विपमेंट खरीदा है, एक्चुअली इक्विपमेंट आपने हासिल किया, बदले में आपने उसको दे दिया कैश। तो एक एसेट्स में इजाफा हुआ, दूसरे एसेट्स में कमी हो गई, तो ये एक्सपेंस लॉजिकली बनता नहीं है। इसलिए आप इसे एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते, बल्कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कंसीडर करते हुए एंट्री बनाते हैं, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये 1 लाख रुपए का इक्विपमेंट कयामत तक रहेगा हमारे पास? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मान ले कि इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो आफ्टर 10 ईयर ये डेप्रिशिएटेड हो जाएगा। तो क्या 10 साल बाद अचानक इस 1 लाख रुपए को एक्सपेंस कंसीडर करने, क्या 10 साल के बाद जो 11वें साल का पहला महीना होगा, क्या उस पहले महीने में इसमें 1 लाख रुपए के एक्सपेंस को हम अकाउंट फॉर कर लेंगे? तो ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट आप जैसे जैसे इस्तेमाल करते रहे, वक्तन फवक्तन ये पुराना होता रहा है, घिसता रहा है, फरसुदा होता रहा है, जिसे हम डेप्रिशिएट होना कहते हैं। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम इस कॉस्ट को इन 10 सालों में डिवाइड करते हैं, और हम हर साल ये 10,000 रुपए की अपना जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इस अकाउंट के अंदर इसे चार्ज करते रहते हैं। इस तरह से 10 साल में हम ये पूरे के पूरे 1 लाख रुपए को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बदले खैर अलाउंसेस क्रिएट कर रहे होते हैं, और क्या होता है वो डेफिनेटली वो आगे की बात है। तो ये बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी मालूम थी, बट मैंने जो है फिर भी आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसकी लॉजिक क्या है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि जी उस्मान एंड कंपनी परचेज अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 225, सॉरी 2,52,000 ऑन March 31, 2012। उस्मान एंड कंपनी ने जनाब एक मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 2,52,000, और उसकी डेट मेंशन है March 31, 2012। उनके मार्च का पूरा महीना गुजर चुका है, ऑलमोस्ट यूं समझ लें कि अप्रैल 1 को ही ये मशीन खरीदी जा रही है। इट वॉज एस्टिमेटेड टू हैव अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 1,25,000। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इसकी जो भी लाइफ है, जैसे कि आगे इन्होंने बताया 10 ईयर लाइफ है, तो क्या 10 साल बाद ये मशीन घिस कर डेप्रिशिएट होकर गायब हो जाएगी क्या? डिसअपेयर हो जाएगी? ऐसा होगा कि जनाब 10 साल तक तो मशीन थी, और जैसे ही 11वें साल का पहला दिन था, सूरज तुलू हुआ, आप तशरीफ लाए कारखाने में और आपने देखा अरे मशीन कहाँ गई, मशीन मशीन कल तक तो थी। तो यकीनी सी बात है ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। 10 साल की इसकी एस्टिमेटेड जो यूजफुल लाइफ है, उसके बाद भी इसकी कोई ना कोई बाकियात तो बचेगी। तो एक एस्टिमेशन दी जाती है, एक एस्टिमेटेड फिगर दी जाती है कि जनाब आफ्टर यूजफुल लाइफ अंदाजन ये कितने में चीज बिक जाएगी। तो उसको हम कहते हैं एक्चुअली सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू, रीसेल वैल्यू, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू, रीसेल वैल्यू, ठीक है, या फिर स्क्रैप वैल्यू, मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। तो इस केस के अंदर
इन्होंने सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बताया 1,25,000 और उसकी यूजफुल लाइफ बताई है 10 ईयर। अब आगे कहते हैं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2012 अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपने पहले साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 2012 में ही आपने मशीन खरीदी और 2012 के ही दिसंबर तक का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है जनाब एक जर्नल एंट्री भी पास करें। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कहा है। कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है जी। और कंपनी का नाम लाजमी लिखना होता है, उस्मान एंड कंपनी। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इसके ऊपर बड़ा फोकस करता हूँ कि बेटा प्रेजेंटेशन मैटर करता है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ये बात याद रखिएगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे अकाउंटिंग में 96 मार्क्स थे और स्टैट्स में मेरे 99 मार्क्स थे, ठीक है, पार्ट वन की जो स्टैट्स है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 4 नंबर का तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है कि आप कहें जी 4 नंबर का एक सवाल होगा जो आपने गलत कर दिया होगा, उसके नंबर काट लिए एग्जामिनर ने, बाकी 96 दे दिए। और इसी तरह स्टैट्स में 1 नंबर का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। तो आप ये कह नहीं सकते कि सर 1 नंबर वाला जो सवाल होगा वो आपने गलत जवाब दिया होगा, बाकी 99 नंबर वाले सवाल का जवाब आपने ठीक दिया होगा, तो इसलिए आपको ये नंबर मिल गए। सो एक्चुअली ये जो 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर डिडक्ट होते हैं, ये हमें इस चीज का ये सबूत है, दलील है कि जनाब हर हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो ये जो प्रॉपर हेडिंग होती है ना, इसकी भी बेटा मार्किंग होती है। तो स्टूडेंट को मैं अपनी क्लास के अंदर बाकायदा प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सिखाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि स्टूडेंट जनाब बड़ा पार्टिसिपेटिव होता है क्लास के अंदर। इनफैक्ट मैं 19 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरा खुद का जाती तजुर्बा है कि क्लास के अंदर एक स्टूडेंट बड़ा पार्टिसिपेटिव होगा, बड़े सवाल पूछता होगा, हर सवाल के जवाब भी देता होगा, टेस्ट में भी अपेयर होता है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो हमें हैरान करके रख देता है, बहुत ही बुरा रिजल्ट। इसी तरह से मैंने 19 साल के करियर में ऐसे भी कई स्टूडेंट देखे हैं जो क्लास के अंदर बिल्कुल निकम्मे निठल्ले, किसी काम के नहीं। मतलब हम बहस से टीचर उसके बारे में कह देते हैं भाई ये क्या कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट हमें हैरान करके रख देता है, कितना जबरदस्त रिजल्ट होता है, अनएक्सपेक्टेड। तो क्या वजह है कि ये इस तरह की वेरिएशंस आ रही होती है? इस वेरिएशन की बस एक ही रीजन है कि आपको रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं है, या न्यूमेरिकल के खूब सारी प्रैक्टिस कर लेने की, सवालों का जवाब आपको कैसे निकालना है वो आ जाना, कैलकुलेशन कर लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात ये होती है कि आपने अपने काम को प्रेजेंट क्यों किया है, सॉरी प्रेजेंट कैसे किया है, क्यों किया कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्योंकि देखिए स्कूल लाइफ में होता यह है कि जो टीचर है वो आपको जाती तौर पर जानता है। तो कभी आप कुछ चूक भी जाते हैं, कोई थोड़ी बहुत गलती कर भी देते हैं, तो आपको याद होगा वहां पर ग्रेस मार्क्स हुआ करते थे। अगर मिसाल के तौर पर 40 वाला पास है लेट सपोज और किसी के आ रहे हैं 35, तो +5 मार्क्स ग्रेस देकर टीचर आपको पास कर देता था। अब अल्लाह ना करे, मतलब आपके बारे में मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरा एक गुमान है कि आप एक बड़े होनहार स्टूडेंट हुआ करते होंगे। बस बताने का मकसद ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जनाब जो स्कूल लाइफ है उसके अंदर ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाते हैं। बट क्या आपने कभी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या बीकॉम पार्ट वन अगर आपने पेपर दे दिया है तो क्या आपने कभी सुना है कि ग्रेस मार्क्स मिले? नहीं, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। रीजन इज दैट कि आपको एग्जामिनर पर्सनली जानता ही नहीं है, ना आपको नाम से जानता है ना आपको शक्ल से जानता है। बस 3 घंटों में जो कुछ आप पेपर में लिख कर आए बेटा वही आपका इंट्रोडक्शन है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स की इस चीज के ऊपर कि बेटा आपने 3 घंटे में जो अपना काम करके आ रहा है उस काम से ही आपने उस शख्स को इस बात का एहसास दिलाना है कि सर मैं ऐसे नहीं कोई झक मारता रहा हूँ और मैंने ऐसे नहीं उठा के आगे हूँ पेपर देने, मैंने बड़ी तैयारी की, मैं चीजों को समझता हूँ, मुझे पता है कि काम को प्रेजेंट कैसे करना है। तो बेसिकली 3 घंटे के पेपर में जो आप लिख कर आते हैं, जो काम आप करके आते हैं, वही आपका एक इंट्रोडक्शन होता है, तो उसके ऊपर आपने बड़ा फोकस करना होता है। कम बैक टू द पॉइंट। तो जनाब बात ये हो रही थी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिख दिया, कंपनी का नाम लिख दिया, क्या करने जा रहे हैं वो लिख दिया, जैसे कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन है, और किस मेथड से करने जा रहे हैं आपने वो लिख दिया। उसके बाद कंपटीशन कैसे होती है जनाब? कॉस्ट ऑफ मशीन 2,52,000
मैं इसको जरा फॉर्मेट इसकी काउंटिंग कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने बेटा लेस करना होता है इसमें से, लेस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में बताया गया था 1,25,000। ये आप इसमें से लेस कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी, उस अमाउंट को हम कहते हैं डेप्रीशिएबल कॉस्ट। यानी कि ये वो कॉस्ट है, ये उस काबिल है कि इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं जनाब, ईयरली डेप्रिसिएशन या पर ईयर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर। ठीक है, लाइफ भी आप लिखते हैं यहाँ पर 10 ईयर्स। तो ये आपका एक्चुअली फॉर्मूला होता है पर ईयर डेप्रिसिएशन मालूम करने का। ओके, तो अब जनाब पर ईयर डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए आप डेप्रिशिएबल कॉस्ट लिखेंगे जो कि 1,27,000 है, और लाइफ मेंशन कर देंगे विच इज 10 ईयर। ठीक है, मैंने ईयर बाहर इसीलिए लिखा था ताकि मैं इन दोनों फिगर्स को यहाँ फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकूँ। मैं चूंकि एक्सेल पे सॉल्व कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं इनके एक्सेल की जो अपॉर्चुनिटी है कैलकुलेशन की उसको इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1,27,000 को डिवाइड कर दिया आपने 10 से, आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया 12,700। ये जितना भी काम अभी हमने किया है ना, एक्चुअली ये काम तो उसने मांगा ही नहीं, ये काम हमें करना पड़ा, इसे हम कहते हैं सपोर्टिंग कंप्यूटेशन। असल में उसने हमसे मांगा क्या था, जरा गौर करो। कहते हैं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2012। December 31, 2012 तो जो भी डेप्रिसिएशन है आपने वो फिगर कैलकुलेट करनी है। अभी तो हमने जनरल कैलकुलेशन की है कि भाई एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 252, स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट बनती है 127 और उसकी लाइफ बताई गई है 10 ईयर्स। पर ईयर डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए फॉर्मूला ये होता है, लिहाजा हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए पर ईयर डेप्रिसिएशन मालूम कर लिया। अब हम आ रहे हैं असल काम की बात पर, और ये है जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस December 31, 2012। ये है जनाब असल काम जो हमें करना है, जो हमसे मांगा गया है। अब जरा गौर करें, हमने मशीन कब खरीदी है बेटा, मशीन खरीदी है हमने March 31, मतलब मार्च का महीना भी गया। उसके बाद अगर आप देखें तो अप्रैल चौथा महीना होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एक्चुअली ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये टोटल आपके पास कितने महीने बनते हैं बेटा, 9 मंथ्स बनते हैं एक्चुअली। ये देखें लिखा हमारा अकाउंट 9 मंथ्स। हमने दिसंबर सॉरी March 31 को मशीन खरीदी है तो मार्च का महीना तो गया। अप्रैल से ऑनवर्ड हमने कैलकुलेट काउंट करना शुरू किया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th मंथ तक, दिसंबर के महीने तक हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो बनता है 9 महीने। तो ये जो हमने पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, पर ईयर डेप्रिसिएशन, पर ईयर का क्या मतलब होता है, 12 महीने, तो 12 मंथ्स, ये तो 12 मंथ्स फिगर है। और हमें March 31 को हमने मशीन खरीदी थी, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का हिसाब करना है। तो उसके लिए फिर आप कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे कि जी पर ईयर डेप्रिसिएशन है 12,700, इसको मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, डिवाइड 12 से करेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर
12,700 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, और मैं इसको पहले डिवाइड कर दूं 12 से, तो आ जाएगा एक महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 1058.33। अब मुझे चूंकि 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए, मैं मल्टीप्लाई 9 से कर दूं तो आ जाएगा 9,525। यही काम यही काम एक्चुअली यहाँ पर हम कर रहे हैं इस कैलकुलेशन के अंदर। 12,700 को मल्टीप्लाई हमने 9 से किया, डिवाइड 12 से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप डिवाइड करें बाद में 9 से मल्टीप्लाई करें, या पहले 9 से मल्टीप्लाई करके बाद में 12 से डिवाइड करें, एक ही बात है। ये देखो रिजल्ट आपके पास 9,525 ही आएगा जैसे। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि 12,700 को हमने पहले 12 मंथ से अगर डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये तो 12 महीनों का डेप्रिसिएशन है, तो ये क्या बना, ये एक महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। और हमें चूंकि 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए, ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि आपने मशीन खरीदी है, कहाँ गई, मैंने शायद वो मंथ्स डिलीट कर दिए जो मैंने लिखे थे। तो 9 मंथ्स बन रहे हैं बैरल, चौथे महीने से लेकर 12वें महीने तक, तो हमने 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 9,525। वही कैलकुलेशन एक्चुअली यहाँ पर हुई है। ये सारी की सारी कैलकुलेट, ये जो चीजें हैं ना, ये अननेसेसरी जो होती हैं, इनको मैं मेंशन कर देता हूँ कि बेटा ये सिर्फ रफ वर्क है, समझाने के लिए। ठीक है, एक्चुअली ये काम आपने नहीं करना है, बस फाइनल जो आपका सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एक्चुअली यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, एक बार अगर आप रिव्यू करना चाहें तो देख लें, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, इदारे का नाम लिखा, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, आपने जनरल डाटा जो होता है गिवन क्वेश्चन में आपने वो लिखा, उसके बाद आपने एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए पर ईयर कैलकुलेशन कर ली डेप्रिसिएशन की, एंड देन आपने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल वो आपसे 2013 का भी डेप्रिसिएशन मांग लेता, तो हम लिखते जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस December 31st 2012, और उसके अंदर कैलकुलेशन ये होती कि भाई 12,700 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 जनाब। क्योंकि आप देखें 12 दिसंबर 12 तक तो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद अगला महीना क्या होएगा, जनवरी, और जनवरी 13 से लेकर दिसंबर 13 तक बनते हैं 12 महीने, तो आपने 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और 12 महीने की ही ये फिगर है 12,700, तो एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपके पास यही रहेगा 12,700, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, लुक एट दिस, आपके पास आंसर मिल जाएगा। बट ये फिलहाल चूंकि उन्होंने मांगा नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। इसको मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे कलर का, एक्चुअली ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, होपफुली बेटा बात समझ में आई होगी। अब अगर अगला रिक्वायर्ड देखें तो अगले रिक्वायर्ड में क्या कहते हैं, कहते हैं प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड एप्रिसिएशन एज ऑन December 31st 2012। हमसे एडजस्टिंग एंट्री मांगी जा रही है, एंड हियर इज द एंट्री। अगेन दायरे का नाम उस्मान एंड कंपनी, एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं आप फॉर द पीरियड एंडेड ऑन December 31st 2012। ठीक है, उसके बाद ये एक्चुअली है सॉल्यूशन 2। ये सॉल्यूशन 1 था, और ये है सॉल्यूशन 2। एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनाई जाती है, यू नो वेरी वेल। जर्नल एंट्री वाले कॉलम्स होते हैं डेट, इसके बाद पर्टिकुलर्स, इसके बाद पोस्ट रेफरेंस, देन डेबिट, एंड देन क्रेडिट, राइट। अगर इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ
ताकि प्रॉपर वर्क को अपने प्रेजेंट कर सको। ठीक है जी, शक्ल थोड़ी सी मैं बेहतर कर लेता हूँ। Here it is। ओके जी, तो ये आपने डायरेक्ट नाम लिखा है, एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं, किस पीरियड के लिए बना रहे हैं। और एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनती है बेटा? दिसंबर 31st के लिए आप एंट्री बना रहे हैं। इसको यही लिख देता हूँ मैं, December 31st 2012। तो एंट्री आप बनाएंगे बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि देखिए आपने रिकॉर्ड करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होती है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस आपको पता है हमेशा डेबिट साइड पर लिखा जाता है। तो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। 2012 का जो फिगर है हमने अभी कैलकुलेट किया है, 2012 का फिगर वो बनता है 9525। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया, इसके बदले आप रिकॉर्ड करते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन विच इज 9525, और आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये हो गया आपके पास। ये आपकी एडजस्टेबल हो गई, सेकंड रिक्वायर्ड होगी। होपफुली बेटा अपनी बात समझाने में मैं कामयाब रहा हूँगा। आप में से कोई भी अगर लाइव होता तो डेफिनेटली कोई कंफ्यूजन होती तो आप उस लाइव क्लास के अंदर क्वेरी पूछ सकते हैं, और जब क्वेरी पूछते हैं तो डेफिनेटली उसको आंसर भी किया जाता है। तो ये जनाब हमारे पास एक सोल्यूशन हुआ एक क्वेश्चन का, जो आपकी आज की डेमो क्लास में मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सेशन से मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक्स भी बहुत अच्छे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न है ये, हियर इज द रीज़न। ये मैंने आपको कभी ना कभी ये पोस्ट आपने देखी होगी। हियर इज द रीज़न। एक्चुअली ये पोस्ट ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस की जो भी बेनिफिट्स हैं वो पहले भी आपको बताए जा चुके हैं, और एक बार फिर मैं आज की क्लास में बता देना चाहता हूँ। इसकी मेन लीड्स क्या होती हैं। आपको कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती। आप जॉब करते हैं या कोई भी आपकी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद आपको एक टेंशन होती है कि किस तरीके से आपने ट्रैवल करके पहुंचना है अपने इंस्टीट्यूट तक और फिजिकल क्लास लेनी है। तो यहाँ पर कोई ट्रैवलिंग नहीं है। नंबर 2, फ्लेक्सिबल लर्निंग। आपकी मर्जी के टाइम के मुताबिक आपको लर्निंग होती है, और आप रिलैक्स इन्वायरमेंट के अंदर अपने घर में बैठ के आराम से क्लास ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप 1.5 2 घंटे स्टैचू बन के बैठे रहें किसी फिजिकल क्लास के अंदर। फ्लेक्सिबल लर्निंग कैसे है? अपने मर्जी के टाइम के मुताबिक कैसे है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स। चूंकि आपको हर रोज की जो भी क्लास होती है उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेम डे अपलोड कर दिया जाता है एक ड्राइव के अंदर। एक ड्राइव का लिंक आपको शेयर किया जाएगा। उस ड्राइव के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे इंग्लिश का फोल्डर होगा, अकाउंटिंग का फोल्डर होगा, स्टैट्स का फोल्डर होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका फोल्डर होगा। और उनमें से हर एक फोल्डर के अंदर डेट वाइज लेक्चर मौजूद होगा। तो रोजाना का लेक्चर अपलोड कर दिया, विच मीन्स अगर आप किसी वक्त किसी दिन टाइमली क्लास नहीं ले सके, ऑनलाइन क्लास नहीं ले सके, तो ये इसकी खूबसूरती है कि आप जब आपको फ्री टाइम मिलेगा आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनेंगे, और जितनी बार आपका दिल चाहेगा आप उतनी बार उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देखकर बार बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट्स हो, उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा 24/7 स्टडी सपोर्ट है जनाब। ये जो नंबर आपको दिया गया है ऑफिशियल नंबर, ये और 24/7 का मैंने लिख तो दिया है, बट डेफिनेटली रात के वक्त तो हर इंसान ही सोता है। आप भी आराम कर रहे होंगे, तो जब कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं नॉर्मल डे टाइमिंग में, और कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आपने पूछना है। इनफेक्ट अगर आप रात को भी कर रहे हैं तो मेरी रूटीन ऐसी है कि रात 1 1:30 बजे तक तो आपको पता है नॉर्मली बंदा जाग रही होता है।
तो रात 1-1:30 बजे तक भी अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो डेफिनेटली आपको आंसर कर दिया जाता है, आपकी हेल्प कर दी जाती है। इसके अलावा जनाब, सेविंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स। उनको खर्चा करना पड़ता है, उनको कोई जो है वो व्हीकल हायर करनी पड़ती है, या घर में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको पिक एंड ड्रॉप दे। तो ऑनलाइन क्लास की एक खूबसूरती ये भी है कि आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर सॉरी नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी। अगर बॉयज भी हैं तो बॉयज भी मोस्टली स्कूटर वगैरह पर जा रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्यूलिंग है, तो ये एक इसकी खूबसूरती है। इसके अलावा कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जो स्टडी से रिलेटेड होता है, राइट। जो भी डेली का लेक्चर होगा नॉर्मली फिजिकल क्लास में, जैसे अब मैंने ये काम जो भी करवाया है, अगर आप फिजिकल क्लास लेंगे तो डेफिनेटली ये सारा का सारा काम व्हाइट बोर्ड पर टीचर करवाएगा। ठीक है। और जब व्हाइट बोर्ड पर टीचर करवाएगा तो ये सारा का सारा काम आपको डेफिनेटली लिखना होगा अपने रजिस्टर में। बट यहाँ पर क्लास के एंड होने पर ये जो व्हाइट बोर्ड का मटेरियल है, जो क्लास का मटेरियल है, जो क्लास की वर्किंग है, वो भी आपसे पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दी जाती है। ठीक है। और इसके अलावा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर नोट्स प्रॉपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हर सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर, क्योंकि रमजान का महीना है और फिर जाहिर है रात 11 बजे मैंने ये क्लास शुरू कर दी थी, तो ज्यादा देर तक इसको क्लास नहीं लेकर जाऊंगा। नॉर्मली आपकी क्लास होगी 1 घंटे की, बट अभी चूंकि शॉर्ट टाइम के अंदर मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज फी स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, बीकॉम की फीस जो है वो एडमिशन 500 है और कोचिंग फी पर मंथ 3500 है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको टोटल फीस 4000 पे करनी होगी, और उसके बाद ये कोचिंग फीस पर मंथ आपको 2500 पे करना होगा। यहाँ तक तो बात हो गई वो पैसे जो आप मुझे देंगे इन केस आप जब ज्वाइन करते हैं तो। अब इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर एक मैंने जो पिछले 2 साल से रन कर रहा हूँ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसके अंदर मैंने एक ऑप्शन, एक चीज ये भी रखी है बेटा, कि स्टूडेंट अगर आप कोई रेफर करते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रेफरल बोनस भी ऑफर करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप में से कोई भी स्टूडेंट, जाहिर है हम जिस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हमारी यहाँ की मेच्योरिटी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन है, पेरेंट्स उसका खर्चा बर्दाश्त करें, तो क्या ही बुरा है, क्या ही बुरा है कि अगर स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट कुछ अर्निंग भी कर ले। ये ऑफर हमारा इंस्टीट्यूट आपको देता है कि अगर आप कोई एक स्टूडेंट रेफर करते हैं तो इस एक स्टूडेंट का 500 रुपीज एवरी मंथ, ये देखें जनाब आगे लिखा हुआ है मैंने, एवरी मंथ 500 रुपीज उसकी फीस में से आपको दी जाती है। ठीक है जी। फर्स्ट वन टाइम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एवरी डे। अच्छा, ये वाला जो ऑफर है ना, ये जस्ट ऑप्शनल है। यू आर नॉट कंपेल्ड टू डू दिस, आप मजबूर नहीं है इस काम को करने के लिए, हरगिज हरगिज आप ये काम करने के लिए मजबूर नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि अगर आप करते हैं तो। मैंने ये सिर्फ एक प्लस पॉइंट बताया है। ठीक है। अगर आप 2 स्टूडेंट रेफर करते हैं तो डेफिनेटली आपको 1000 रुपीज है, 5 स्टूडेंट रेफर करते हैं तो 2500 है, अगर 10 स्टूडेंट रेफर करते हैं तो 5000 रुपीज है। तो ये एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। आप जो स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं या उनके लिंक्स हैं अपने अपने जॉब से रिलेटेड, अपने ऑफिस में, अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में, अपने एरिया में, तो वो स्टूडेंट्स को रेफर कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके लिए आप उनको ये वाली पोस्ट शेयर करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि यार आप एटलीस्ट डेमो क्लास लेकर देखो। डेमो क्लास से आपको अगर समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू करोगे। ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी इस क्लास के अंदर दी जाती है, इस इंस्टीट्यूट के अंदर, इस प्लेटफॉर्म पे ऑफर की जाती है स्टूडेंट्स को कि आप स्टडी के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं भाई। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं ये जो है क्लास यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बेटा, जो मेरे ख्याल से मुझे बताना चाहिए, ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो जनाब, TN टाइम एंड एक्शन प्लान। हम बेसिकली टाइम एंड एक्शन प्लान बनाते हैं और टाइम एंड एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग सिलेबस को लेकर चलते हैं। लेट्स सपोज ये मैं आपको एक सेकेंड ईयर का टाइम एंड एक्शन प्लान लास्ट ईयर का बता रहा हूँ। लुक एट दिस, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग, CG, इंग्लिश एंड सो ऑन। इस तरह से बाकायदा डेट वाइज आपको टारगेटेड स्टडी करवाई जाती है
ताकि टाइमली हम आपका कोर्स कवर्स करवा सकें। कितनी क्लासेस हमारे पास होंगी और उनमें से हर एक टॉपिक को कितना वक्त हमें देना जरूरी है। डेफिनेटली इसके अंदर इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको फील हो कि यार बस सर तो पढ़ा ही जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन टारगेटेड, ये प्लस पॉइंट है हमारा, जो कि मैं समझता हूँ, मैं फख्र महसूस करता हूँ ये बताते हुए कि ये हम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं स्टूडेंट को। तमाम के तमाम जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाते हैं, और जो टाइम है उस टाइम के मुताबिक ही करवाया जाता है। राइट बेटा? तो इस तरह टाइमली आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। आप बस आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी क्लास के अंदर। और क्लास कब से स्टार्ट करूंगा मैं ये भी आपको बता देता हूँ बेटा। 1 अप्रैल से इंशाल्लाह। ठीक है, तो 1 अप्रैल विच इज मंडे एक्चुअली। तो 1 अप्रैल से हम क्लास अपनी लाइव करेंगे अल्लाह के हुक्म से। रमजान मुबारक के अंदर टाइम हमारा कुछ इस तरह का होगा, कोशिश करके कि जो आप सबके लिए फिजिबल रहे। एंड आफ्टर रमजान इंशाल्लाह जो टाइम होगी, तो जो टाइम होगा वो डेफिनेटली आपसे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।